नमस्कार दोस्तों। और आज एक ऐसी सच्ची और रूह कंपा देने वाली कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप अगली बार रात के सफर में पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत न जुटा पाए। दोस्तों, यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अविनाश की है। अविनाश आज एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक हैं, लेकिन साल 2012 की उस एक काली रात ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है महाराष्ट्र के उस कुख्यात कसारा घाट की, जिसे आज हम थल घाट के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 2012 में, जब वहां आज जैसा चौड़ा हाईवे नहीं था, तब वह रास्ता किसी भूल भुलैया और मौत के जाल से कम नहीं था। तो चलिए, अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और अविनाश के शब्दों में इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अविनाश है। आज भले ही मेरे पास 10 गाड़ियां हों, लेकिन 2012 में मैं खुद अपनी टाटा ट्रक चलाया करता था। उन दिनों मेरी माली हालत ठीक नहीं थी, घर की छत टपकती थी और छोटी बहन की शादी के लिए मुझे दिन रात एक करना पड़ रहा था। उस दिन मुझे नासिक से मुंबई के लिए ताजी सब्जियों का माल लोड करना था। सब्जियां जल्दी पहुंचानी होती हैं, वरना मंडी में दाम गिर जाते हैं। मेरे साथ मेरा पुराना खलासी छोटू था। छोटू उम्र में मुझसे छोटा था, करीब 19 से 20 साल का, लेकिन घाटों के रास्तों पर उसकी नजर बाज जैसी थी। उस शाम नासिक में बहुत तेज बारिश हो रही थी। माल लोड करने में देरी हो गई। जब हम नासिक से निकले तो घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। मैंने छोटू से कहा, छोटू, आज कसारा घाट पार करना मुश्किल होगा। बारिश बहुत है और कोहरा भी बढ़ रहा है। छोटू ने बीड़ी सुलगाते हुए कहा, उस्ताद, डर किस बात का? आप साथ हो और अपनी गाड़ी साथ है, निकाल लेंगे। बस कसारा घाट थोड़ा संभल के। सुना है वहां रात को सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा होता है। 2012 के उस दौर में कसारा घाट आज जैसा नहीं था। रास्ता संकरा था, तीखे मोड़ थे और एक तरफ गहरी खाई, जहां झांकने पर सिर्फ काला अंधेरा दिखाई देता था। स्ट्रीट लाइट्स का तो नामो निशान नहीं था। ट्रक की हेडलाइट की पीली रोशनी ही हमारा एकमात्र सहारा थी। जैसे जैसे हम इगतपुरी के पास पहुंचे, ठंडी हवा के झोंके केबिन के अंदर आने लगे। मेरा गला थोड़ा सूख रहा था। मैंने बोतल से पानी पिया और ट्रक के गियर को तीसरे पायदान पर डाल दिया। इंजन की घुर्र घुर्र की आवाज उस खामोश घाटी में गूंज रही थी। तभी रास्ते में मुझे एक बोर्ड दिखा, सावधान, आगे का रास्ता खतरनाक है। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा याद की और सोचा कि बस 2 घंटे की बात है। जैसे ही घाट उतरेगा, हम शाहपुर पहुंच जाएंगे और वहां किसी ढाबे पर रुककर कड़क चाय पिएंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात कसारा घाट हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अचानक कोहरा इतना घना हो गया कि ट्रक के बोनट के आगे कुछ दिखना बंद हो गया। मैंने वाइपर की स्पीड बढ़ाई, लेकिन कांच पर जमी धुंध हटने का नाम नहीं ले रही थी। छोटू, जो अब तक सो रहा था, अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने बाहर झांका और बोला, उस्ताद, गाड़ी धीरे करो। मुझे लगा जैसे कोई सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने ब्रेक पर पैर रखा। ट्रक धीरे हुआ। मैंने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी झाड़ियां और पहाड़ों से गिरता पानी। नींद में होगा तू छोटू, सो जा, मैंने उसे डांटा। लेकिन मेरे खुद के दिल की धड़कन अब तेज होने लगी थी, क्योंकि उसी पल ट्रक के केबिन में एक अजीब सी सड़ांध फैलने लगी, जैसे कोई पुराना चमड़ा जल रहा हो या कोई मांस सड़ रहा हो। छोटू ने नाक सिकोड़ते हुए खिड़की का कांच थोड़ा नीचे किया। वो सड़ांध इतनी तेज थी कि मेरा जी मिचलाने लगा। मैंने सोचा शायद घाट की खाई में कोई जानवर गिरकर मर गया होगा। अक्सर ऐसा होता है। पर वो गंध स्थिर थी, जैसे वो हमारे ट्रक के साथ साथ चल रही हो। मैंने ट्रक की रफ्तार 20 से 30 के बीच रखी थी। कसारा घाट के वो पुराने मोड़, जिन्हें हेयरपिन बैंड कहते हैं, वहां 2012 में जरा सी चूक का मतलब था सीधा मौत के मुंह में समा जाना। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी भी बस कुछ ही फीट तक जा पा रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे एक चाय की छोटी सी झोपड़ी दिखी। टीन की छत, लकड़ी के खंभे और अंदर एक हल्की सी लालटेन जल रही थी। मैंने सोचा, इस मौसम में और इस वक्त यहां दुकान खुली है। पर ट्रक चलाते हुए मेरा गला इतना सूख चुका था कि मुझे पानी और चाय की सख्त जरूरत थी। मैंने ट्रक को किनारे लगाया। एयर ब्रेक की फुस्सा वाली आवाज उस खामोश वादी में किसी चीख की तरह गूंजी। छोटू, उठ, थोड़ा चाय पानी कर लेते हैं, मैंने उसे झकझोरा। छोटू की आंखें लाल थीं। वो उबासी लेते हुए नीचे उतरा।
हम दोनों उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसने सिर पर काला कंबल ओढ़ा हुआ था। उसका चेहरा लालटेन की मध्यम रोशनी में आधा दिख रहा था और आधा अंधेरे में। 2 चाय बना दो भाई, मैंने जेब से पैसे निकालते हुए कहा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिलाया और केतली चढ़ाने लगा। उसकी हरकतें बहुत धीमी थीं, जैसे उसे किसी बात की जल्दी न हो। अजीब बात यह थी कि उस ठंड में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। छोटू टपरी के बाहर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा था। अचानक वो मेरे पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, उस्ताद, ये टपरी कुछ अजीब नहीं लग रही? गौर से देखो, यहाँ कोई सामान नहीं है, बस ये केतली और 2-4 पुराने बिस्किट के पैकेट हैं जो शायद सालों पुराने लग रहे हैं। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। तभी उस आदमी ने 2 कांच के गिलासों में चाय आगे बढ़ा दी। चाय का रंग बहुत काला था, जैसे दूध का इस्तेमाल ही न हुआ हो। जब मैंने पहला घूंट भरा तो मेरा चेहरा बन गया। चाय का स्वाद किसी कड़वी दवाई जैसा था और उसमें से वही सड़ांध आ रही थी जो ट्रक में महसूस हुई थी। मैंने गिलास वहीं रख दिया। भाई, ये चाय कैसी है? इसमें क्या मिलाया है? उस आदमी ने पहली बार अपनी गर्दन ऊपर की। उसकी आंखें, भगवान कसम, उसकी आंखों की पुतलियां इतनी छोटी थीं कि वो सिर्फ सफेद दिख रही थीं। उसने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, साहब, कसारा घाट की चाय ऐसी ही होती है, जो एक बार पी ले वो यहीं का होकर रह जाता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो किसी कुएं के अंदर से बोल रहा हो। मेरा कलेजा धक से रह गया। मैंने बिना कुछ कहे 20 रुपए का नोट वहां रखा और छोटू का हाथ पकड़कर ट्रक की तरफ भागा। पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा हमें घूर रहा था। उसकी वो सफेद आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। हम ट्रक में बैठे। मैंने चाबी घुमाई। घेड़ घेड़ घेड़, ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने दोबारा कोशिश की। नई बैटरी थी, नया इंजन, फिर भी ट्रक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था। पसीना अब मेरे माथे पर भी आने लगा था। छोटू कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, जल्दी करो, वो देखो। उसने खिड़की के बाहर इशारा किया। वो आदमी अपनी टपरी से बाहर निकल आया था और सड़क के बीचों बीच खड़ा होकर हमारी तरफ देख रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी, जबकि पीछे लालटेन जल रही थी। तभी ट्रक का इंजन अचानक अपने आप गर्जना के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देर किए क्लच छोड़ा और ट्रक को पहले गियर में उठा लिया। मैंने पीछे वाले आईने, साइड मिरर में देखा। वो आदमी वहीं खड़ा था, पर जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, उसका कद ऊंचा होता जा रहा था। वो अब एक सामान्य इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि एक काला खंभा जैसा लग रहा था। उस्ताद, तेज भगाओ, छोटू चिल्लाया। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई। कसारा घाट का तीसरा मोड़ आया। अचानक ट्रक के म्यूजिक सिस्टम में अपने आप ही शोर होने लगा। रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदल रही थी। अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई औरत जोर जोर से हंस रही हो और फिर अगले ही पल रोने लगे। तभी मैंने सामने देखा। सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत बैठी थी। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। उसके बाल कमर तक लंबे और उलझे हुए थे। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक टायर घिसते हुए उस औरत से महज 2 फीट की दूरी पर रुक गया। मेरा गला सूख कर कांटा हो गया था। कौन है वहां? मैंने खिड़की से बाहर सिर निकालकर चिल्लाया। वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने अभी भी अपनी पीठ हमारी तरफ रखी थी। छोटू ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस्ताद, गाड़ी पीछे लो, ये कोई इंसान नहीं है। जैसे ही मैंने रिवर्स गियर डालने की कोशिश की, वो औरत अचानक मुड़ी। उसका चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ मांस का एक लोथड़ा था और आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे, जिनमें से खून जैसा कुछ काला पदार्थ बह रहा था। उसने एक भयानक चीख मारी जो ट्रक के बंद कांच के अंदर तक हमारे कानों के पर्दे फाड़ देने वाली थी। तभी ट्रक की छत पर धप से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई ऊपर से कूदा हो। ट्रक अचानक झुक गया, जैसे ऊपर किसी भारी चीज का बोझ आ गया हो। ऊपर से किसी के रेंगने की आवाज आने लगी, छर्र छर्र छर्र, जैसे लंबे नाखून ट्रक की लोहे की छत को खुरच रहे हों। छोटू ने ऊपर की तरफ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। केबिन की छत धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रही थी, जैसे ऊपर बैठा जीव ट्रक की छत को कुचल रहा हो। ट्रक की छत पर वो भारी दबाव बढ़ता ही जा रहा था। छर्र छर्र की वो आवाज अब और तेज हो गई थी, जैसे कोई नुकीली चीज लोहे की चादर को फाड़ने की कोशिश कर रही हो। केबिन के अंदर की लाइट अपने आप ही बुझने और जलने लगी।
छोटू ने डर के मारे अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लिया था और जोर जोर से रोने लगा था। उस्ताद, वो ऊपर है, वो हमें मार डालेगी। छोटू की आवाज कांप रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ऊपर की छत पर एक जोरदार मुक्का मारा। मुक्का मारते ही ऊपर से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर मेरा खून जम गया। वो किसी जानवर के गुर्राने और एक औरत के खिलखिलाकर हंसने का मिलाजुला शोर था। अचानक ट्रक के सामने वाले शीशे विंडस्क्रीन पर ऊपर से बाल लटकने लगे। वो बाल काले, रूखे और बहुत लंबे थे, जिनमें से कीचड़ और खून की मिलीजुली गंध आ रही थी। तभी सामने खड़ी उस बिना चेहरे वाली औरत ने अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमाया और सीधे मेरी आंखों में झांका। उसके उन गहरे गड्ढों से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। उसने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और नाखून मुड़े हुए खंजर जैसे लग रहे थे। उसने ट्रक के शीशे पर अपना हाथ मारा। तड़ाक! मजबूत विंडस्क्रीन में दरार आ गई। मुझे समझ आ गया कि अगर मैं यहां एक पल भी और रुका तो ये शीशा टूट जाएगा और वो चीज अंदर आ जाएगी। मैंने डरे हुए हाथों से ट्रक को पहले गियर में डाला और एक्सीलेटर पर पूरा पैर रख दिया। इंजन एक चीख के साथ गरजा और ट्रक उस औरत की तरफ बढ़ा। मुझे लगा वो कुचल जाएगी, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो हवा में धुएं की तरह गायब हो गई। पर आफत अभी टली नहीं थी। ट्रक की छत पर बैठा वो साया अभी भी वहीं था। जैसे ही ट्रक ने रफ्तार पकड़ी, ऊपर से हंसने की आवाजें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शैतानी ताकत हमारे ट्रक के साथ खेल रही हो। मैंने साइड मिरर में देखा। जो मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। ट्रक के पीछे वाले हिस्से में जहां सब्जियां लदी थीं, वहां एक नहीं बल्कि 3-4 सफेद साए बैठे थे। वो हमारी बोरियों को फाड़ रहे थे और हवा में कुछ उछाल रहे थे। तभी अचानक एक कटा हुआ हाथ मेरे साइड मिरर से टकराया और नीचे गिर गया। छोटू, आंखें खोल, हमें यहां से निकलना होगा, मैंने चिल्लाया। छोटू ने जैसे ही आंखें खोली, उसने सामने देखा। कोहरे के बीच से वही बुढ़ा चाय वाला, जिसका कद अब 10 फीट लंबा हो चुका था, सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसने अपना हाथ फैलाया और हमारी तरफ इशारा किया। अचानक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। मैंने पैडल को बार बार दबाया, लेकिन वो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। ट्रक की रफ्तार अब ढलान पर 60, 70, 80 की तरफ बढ़ रही थी। सामने कसारा घाट का सबसे खतरनाक मोड़ था, मौत का मोड़। अगर गाड़ी यहां नहीं मुड़ी तो हम सीधे 500 फीट नीचे खाई में गिरेंगे। उस्ताद, ब्रेक मारो, मोड़ आ रहा है, छोटू पागलों की तरह चिल्लाने लगा। ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं छोटू, गियर कम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पूरी ताकत लगाकर गियर बदलने की कोशिश की, पर गियर लीवर जाम हो चुका था, जैसे किसी ने उसे लोहे के तार से जकड़ दिया हो। तभी केबिन की खिड़की पर एक हाथ दिखाई दिया। वो हाथ उसी डायन का था जो छत पर थी। उसने खिड़की का कांच धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकाना शुरू किया। कांच के ऊपर से उसके काले और गंदे नाखून अंदर आने लगे। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रही थीं। उसकी सांसें वो बर्फीली ठंडी हवा की तरह मेरे कान के पास महसूस हो रही थीं। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, एक ऐसी जुबान में जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी, पर उसका मतलब साफ था। आज तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। मेरा गला सूख चुका था। पसीने से मेरी कमीज गीली हो गई थी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और मेरा घर घूमने लगा। क्या मेरा सफर यहीं खत्म होने वाला था? तभी मुझे याद आया कि मैंने डैशबोर्ड पर बजरंग बली की एक छोटी सी फोटो और एक पीतल का ताबीज रखा था। मैंने उस ताबीज को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उस डायन ने मेरा हाथ झटक दिया। उसके स्पर्श से मेरी खाल जलने लगी, जैसे किसी ने गर्म लोहा छुआ दिया हो। अचानक ट्रक के अंदर का तापमान और भी गिर गया। हमारी सांसें भाप बनकर निकलने लगीं। सामने मोड़ अब सिर्फ 50 मीटर दूर था। नीचे गहरी काली खाई हमारा इंतजार कर रही थी। तभी छोटू ने कुछ ऐसा देखा जिसने हमें पूरी तरह सुन्न कर दिया। सड़क के किनारे उस मोड़ पर कम से कम 20-30 लोग खड़े थे। उन सब के हाथ में लालटेन थी, लेकिन उनके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रहे थे। वो सब हमें देख रहे थे और एक सुर में कुछ गा रहे थे। जैसे ही ट्रक मोड़ के करीब पहुंचा, वो डायन जो खिड़की से अंदर आ रही थी, उसने अपना पूरा चेहरा अंदर कर लिया। उसकी आंखों के गड्ढों में अब आग जैसी चमक थी। उसने अपना मुंह खोला। उसके दांत आरी की तरह नुकीले और पीले थे। उसने मुंह पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन तभी जैसे ही उस डायन ने मुझ पर झपट्टा मारा, मुझे लगा अब सब खत्म है।
सामने खाई थी और केबिन के अंदर मौत। लेकिन तभी मौत के डर के बीच इंसान का दिमाग कभी कभी बिजली की तरह चलता है। मुझे अचानक याद आया कि डैशबोर्ड के नीचे मैंने एक छोटा सा अग्निशामक यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, रखा था। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से उस सिलेंडर को खींचकर निकाला और बिना सोचे समझे उसका सेफ्टी पिन हटाकर उस डायन के चेहरे पर सफेद झाग, केमिकल फोम की बौछार कर दी। उस चीज ने एक ऐसी भयानक चीख मारी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उस केमिकल से शायद उसकी आंखों के गड्ढों में जलन हुई और उसने पल भर के लिए मेरा गला छोड़ दिया। इसी बीच छोटू चिल्लाया, उस्ताद, स्टीयरिंग मोड़ो वरना गए। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर स्टीयरिंग को बाईं तरफ घुमाया। ट्रक के पहिए सड़क के किनारे की मिट्टी और पत्थरों को उड़ाते हुए बिल्कुल खाई के किनारे तक पहुंच गए। ट्रक एक तरफ बुरी तरह झुक गया। ऐसा लगा कि बस अब हम नीचे गिरेंगे। तभी चमत्कार हुआ। ट्रक का पिछला टायर एक बड़े पत्थर से टकराया, जिससे एक जोरदार झटका लगा और गाड़ी वापस सड़क की तरफ आ गई। उसी झटके के साथ ट्रक की छत पर बैठा वो साया और केबिन में घुसी वो डायन दोनों पीछे की तरफ फेंक गए। जैसे ही वो सड़क पर गिरे, मैंने देखा कि ट्रक की हेडलाइट्स अचानक से फिर से तेज हो गईं और ब्रेक का पैडल, जो अब तक पत्थर बना हुआ था, वो ढीला पड़ गया। मैंने तुरंत तीसरे गियर में गाड़ी डाली और ट्रक को पागलों की तरह भगाना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं थी, बस कानों में उन सायों की चीखें गूंज रही थीं। छोटू ने कांपते हाथों से डैशबोर्ड पर रखी बजरंग बली की तस्वीर उठा ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अगले 20 मिनट तक मैंने ट्रक को 90 की स्पीड से कम नहीं किया, जबकि वो रास्ता 20 की स्पीड वाला था। जैसे ही हम कसारा घाट के निचले इलाके में पहुंचे और दूर एक पुलिस चेक पोस्ट की लाइट दिखी, तब जाकर मैंने सांस ली। मैंने चेक पोस्ट से थोड़ा पहले एक ढाबे पर ट्रक रोका। मेरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था और हाथ ऐसे कांप रहे थे कि मैं चाबी तक नहीं निकाल पा रहा था। छोटू ट्रक से नीचे उतरा और वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। ढाबे का मालिक, एक बूढ़ा सरदार जी, हमारे पास दौड़ते हुए आए। ओए पुत्र, क्या हुआ? गाड़ी एक्सीडेंट हुई क्या? मैंने कांपते हुए उन्हें पूरी बात बताई, उस चाय वाले के बारे में, उस बिना चेहरे वाली औरत के बारे में। सरदार जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने हमें अंदर बैठाया और गर्म पानी पिलाया। उन्होंने जो बताया उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। सरदार जी बोले, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो जो जिंदा लौट आए। साल 2010 में, यानी 2 साल पहले, ठीक उसी मोड़ पर एक ट्रक का ब्रेक फेल हुआ था। उस ट्रक ने सड़क किनारे की एक टपरी को उड़ा दिया था, जिसमें एक बाप और उसकी बेटी की मौके पर ही मौत हो गई थी। वो लड़की दुल्हन बनने वाली थी, इसलिए अक्सर वो सफेद लिबास में दिखती है। और वो बाप, वो आज भी लोगों को उसी चाय के बहाने रोकता है ताकि अपनी बेटी के लिए शिकार ढूंढ सके। अगले दिन जब सूरज निकला तो मैंने और छोटू ने ट्रक का मुआयना किया। ट्रक की छत पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने लोहे को उधेड़ दिया हो। और सबसे डरावनी बात, ट्रक के पीछे जो ताजी सब्जियां लदी थीं, वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थीं और उनमें से वही सड़न आ रही थी जैसे वो सालों पुरानी हों। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि चाहे कितना भी बड़ा मुनाफा क्यों ना हो, मैं कभी रात के सन्नाटे में शॉर्टकट नहीं लूंगा। आज भी जब मैं कसारा घाट से गुजरता हूं तो अपनी खिड़कियां पूरी तरह बंद कर लेता हूं और बजरंग बली का नाम जपता रहता हूं। सीख, दोस्तों, लालच और जल्दबाजी कभी कभी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। हर अनहोनी हमें एक संकेत देती है, बस जरूरत है उसे समय रहते पहचानने की। आशा करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही रूहानी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।